हाँ तो बच्चों, आज हमारा नया चैप्टर शुरू होगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ये आपका 5वां चैप्टर है। एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम दिया हुआ है लॉज ऑफ मोशन। सिर्फ यहाँ से आता है क्या नाम? असलियत में तो लॉज ऑफ मोशन क्या न्यूटन ने ही सारे लॉज दिए हैं, तो बेटा वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ही है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में स्टार्टिंग में पहली का बता देता हूँ कि ये चैप्टर आपको ऑलरेडी क्लास 9 में बेसिक का भी बेसिक इंट्रोडक्शन मिला है, मतलब बस एबीसीडी मिली है आपको इस चैप्टर की। ठीक है, और क्लास 9 में आपको मिला था, वो चैप्टर का नाम था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आपको यहाँ पे भी वही चैप्टर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये चैप्टर असलियत में बोला जाए तो बहुत बड़ा है, मतलब इतना डिटेलिंग है कि भैया क्या बताएं। लेकिन इस बार सीबीएसई ने, आपको पता होगा कि रिडक्शन किया है सिलेबस का, और सबसे ज्यादा सिलेबस इसी से काटा है। तो लिटरली अगर मैं सच बात बोलूँ तो बोर्ड्स की जो बात होती है, प्रॉपर आपका जो इस बार का सिलेबस है, बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस है, वो बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में ये चैप्टर मेरे को सिर्फ 2 वीडियो लगे खत्म करने में, मतलब हार्डली 2 से 3 वीडियो, उसमें खत्म है ये चैप्टर। ठीक है, लेकिन मैं वैसे नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा मैं आपको बताता हूँ। दिस चैप्टर लेज द फाउंडेशन ऑफ अपकमिंग 7-8 चैप्टर्स एज वेल एज मैनी चैप्टर्स ऑफ क्लास 12। मतलब ये चैप्टर रेदर देन आपका इंडिविजुअल चैप्टर ना कंसिडर करके इसको एज ए फाउंडेशन कंसिडर करिए आपके आने वाले सारे चैप्टर्स का। तो ये चैप्टर में अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बेटा, आप समझ लो कि आप फिजिक्स में आप मतलब कर लोगे, निकल जाओगे, इजीली निकल जाओगे। तो इसलिए ये चैप्टर मैं स्किप नहीं कर सकता। रीजन ये है, आप में से बहुत सारे बच्चे जो प्रॉपर बोर्ड्स का तैयारी कर रहे हो, वो सोच रहे हो कि सर क्या एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा रहे हो। बेटा मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं चाहता तो ऑब्वियसली बात है, देखो सिलेबस कम हुआ है तो एक तरफ से बच्चों में खुशी भी है कि सिलेबस कम हुआ है, लेकिन एक बात समझो, अगर मैंने इसको जैसा इस बार बोर्ड ने बोला है कम पढ़ाओ, अगर मैंने कम पढ़ाया आप बहुत स्ट्रगल करने वाला हो फिजिक्स में रेस्ट ऑफ द चैप्टर में। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको पूरा पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखो भाई 2 चीजें, बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो जब बैचेस खुलेगा तब मेरा बोर्ड्स का अलग बैच होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का अलग बैच होगा। सिंस अभी मैं दोनों को साथ में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं दोनों मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड्स भी कवर कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी कवर कर रहा हूँ। तो जो लोग बोर्ड्स का प्रिपेयर कर रहे हैं वो पहला आज का वीडियो देखें प्रॉपर, और नेक्स्ट वीडियो से मैं बताते जाऊंगा कि वो बोर्ड्स का वीडियो की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का वीडियो है। ठीक है, आज का जो वीडियो है बोर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों में चाहिए। नेक्स्ट वीडियो से मैं बताते रहूंगा वो बोर्ड्स में चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चाहिए, आपको तो आप उस हिसाब से देखते रहना। हालांकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हो उनको सारा वीडियो देखना है, जो बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहे हो उनको बता दूंगा कौन कौन से वीडियो देखना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। ये चैप्टर में पहला है, एक और चीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि एनडीए होता है आपका, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आपका वो जो पेपर वगैरह मतलब जेडबल में एनडब्ल्यूटी ये सब को मतलब स्टडी करते हैं या जो भी करते हैं, पेपर सेट करते हैं या सिलेबस उनका बनाते हैं, उनकी तरफ से कोई नोटिस नहीं आया सिलेबस रिडक्शन का। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि सिलेबस उनकी तरफ से कोई चेंज हुआ नहीं है। ठीक है बेटा, तो हमको तो पूरा पढ़ाना पड़ेगा ही। ठीक है, चलो अब देखो भाई, स्टार्ट करते हैं। ये सब चीजें इस पेज में, मतलब यहाँ पे जो मैंने बनाया हुआ है, ये सारी की सारी चीजें आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, कुछ नया है नहीं इस चीज में। लिटरली देयर इज नथिंग न्यू इन दिस पेज और वट एवर बोर्ड में जो लिखा है ये आप लाइन में पढ़ चुके हो। तभी मैं एक बार समझा दूंगा, कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको दिमाग में रहने चाहिए। पहली बात, इनर्शिया। इनर्शिया इज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट ए थिंग। इनर्शिया कोई चीज, कोई सामान या कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है वो। इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी। जैसे इमोशन होता है ना, इमोशन कोई सामान होता है क्या भाई? कोई सामान नहीं होता इमोशन। इमोशन एक मेंटल चीज होती है, मतलब वो नॉन टेंजिबल चीज होती है। उसी तरह इनर्शिया को आप कह सकते हो नॉन टेंजिबल थिंग। इट्स अ कॉन्सेप्ट, इट्स अ कॉन्सेप्ट। एंड इस चीज का समझ में आना बहुत जरूरी है। आप ऑलरेडी पढ़ा हुआ इनर्शिया 9 में, तभी मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। इनर्शिया क्या होता है? रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। देखो भाई, कोई भी चीज, ये मान ले कोई एक चीज है, ये मेरे हाथ में है, ठीक है, ये मेरे हाथ में है, ये किस में रहना चाहती है? हाथ में तो रेस्ट में रहना चाहती है। बस खुद से मूव करेगी क्या भाई? खुद से मूव नहीं करती। यानी कि एक बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहती है। या मैं आपको ऐसा बताऊं नाम के, हालांकि क्लास में होता तो मैं एक्सपेरिमेंट दिखा देता। तुम इमेजिन करो एक गाड़ी है, एक रास्ता है, रास्ते में मतलब एक परफेक्टली स्मूथ सरफेस है, वहां पे आपने एक मार्बल खेला है ना, कंचा, मुझे ऐसा करके खेलते हैं मार्बल। पता नहीं तुम लोग तो यार मतलब 20th सेंचुरी किड हो तुम लोग तो भाई, कंप्यूटर फोन वगैरह यूज ज्यादा किए हो, लेकिन जो भी है देखा ही होगा मार्बल वगैरह। अब मार्बल को लेके ऐसे ही रोल कर दो जमीन में, ऐसे ही रोल कर दो, तो देखना मार्बल उसी स्पीड को मेंटेन करके बहुत दूर तक जाता है। तो कोई बॉडी अगर मोशन में, तो मोशन में ही रहना चाहती है।
दिस इज व्हाट इनर्शिया ऑफ मोशन सेल्स। ठीक है, इनर्शिया आपका दो टाइप का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, मैंने समझा दिया है। इनर्शिया का एक और जो प्रॉपर डेफिनेशन है, टेंडेंसी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि एक बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहती है, एक बॉडी मोशन में तो मोशन में रहना चाहती है, ये हो गया इनर्शिया, सिंपल बात है। ठीक है, ये नेचर का लॉ है, एक बॉडी अगर जगह में है तो जगह में ही रहना चाहती है, सिंपल बात है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट आती है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, यानी कि एक बॉडी तो जो इनर्शिया है कैसे कंपेयर करें, किसका इनर्शिया ज्यादा, किसका इनर्शिया कम। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कौन ज्यादा इमोशनल है, कौन कम इमोशनल है, बेटा ये कोई ऐसा नहीं है आप कोई रीडिंग माप सकते हो, कुछ एक होगा कि हाँ वो पर्सन किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करता है, उसी तरह इनर्शिया किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करता है, उस चीज को लेके हमने मतलब बताया है कि मास से मेजर होता है इनर्शिया, यानी कि एक बॉडी का अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा है। अब इसको मैं समझाता हूँ कैसे। तो एक बात बता, जैसे कि अभी एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे फैन लगा हुआ है, मतलब मेरा उंगली जिस तरफ दिखा रहा है फैन लगा हुआ है और हवा ऐसे आ रही है, हवा कैसे आ रही है, ऐसे करके आ रही है। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, ये एक डब्बा है, ठीक है, इस डब्बे के अंदर से, इस डब्बे के अंदर एक्चुअली ये मार्कर का इंक होता है। ठीक है, अब ये डब्बा क्या हो गया, खाली, आप देख सकते हो प्रॉपर खाली है, प्रॉपर खाली है ये डब्बा। एक बार फोकस चेक कर लेता हूँ कि मैं कैमरा के सामने काफी आ चुका हूँ, हालांकि फोकस करके करना भी क्या है, आप तो लिख ही चुके होगे, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, है ना। देख डब्बा क्या है बेटा, खाली है। अब तो एक चीज देखेगा, एक बॉडी अगर रेस्ट में है, ये बॉडी रेस्ट में है, अच्छे से देख, हवा का झोंका गिरा दे रहा है, यानी कि ये बॉडी का मास कम है, मास क्या है इसका, कम है, इस बॉडी का मास कम है, हवा का झोंका नहीं गिरा दिया इसको, हवा के झोंके नहीं गिरा दिया, यानी कि एक बॉडी का मास अगर कम है तो उसको इजीली हम स्टेट ऑफ रेस्ट से चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको किस में रखा था बेटा, अभी जैसे मैंने इसको किस में रखा था, स्टेट ऑफ रेस्ट में, हवा का झोंका आया गिरा दिया, हवा का झोंका आया गिरा दिया, यानी कि इसका स्टेट ऑफ रेस्ट बदल गया कि नहीं, बहुत आसानी से, यानी कि टेंडेंसी टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट कम है, इस बॉडी का टेंडेंसी टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट कम है, यानी इसका इनर्शिया कम है। क्यों इनर्शिया कम है, क्योंकि इसका मास कम है। अभी समझ में आया। नेक्स्ट, इसी के अंदर अगर मैं ये मार्कर का इंक डाल दूं, अब देख नहीं गिर रहा, क्यों नहीं गिर रहा भाई, क्यों नहीं गिर रहा, क्योंकि मास बढ़ गया है। अब जब मास बढ़ चुका है तो अब मैं बताता हूं क्या हो गया, देख इसको इनडायरेक्टली समझेंगे, ये हाथ में रखा हुआ है, यानी कि अभी इसका टेंडेंसी टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन वाला छोड़ दे, टेंडेंसी टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। आई होप समझ में आ गया होगा, यानी मास डिफाइंस एक बॉडी में कितना इनर्शिया है। सिमिलर फॉर आपका इनर्शिया ऑफ मोशन के लिए भी मैंने आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझा दिया, एक बार इनर्शिया ऑफ मोशन को थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करता हूँ। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, देख इमेजिन कर एक आदमी खड़ा है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, मान ली क्रिकेट खेल रहे हैं, एक आदमी ने प्लास्टिक का बॉल तुम्हारी तरफ कैच थ्रो किया, प्लास्टिक का बॉल तुम्हारी तरफ थ्रो किया, तुमने इजीली पकड़ लिया उसको, तुम क्या कर रहे हो, प्लास्टिक का बॉल क्या है, अपना मोशन से आ रहा है, यानी प्लास्टिक का बॉल इनर्शिया ऑफ मोशन से आ रहा है। प्लास्टिक का बॉल किससे आ रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन। सिर्फ प्लास्टिक का बॉल इनर्शिया ऑफ मोशन से आ रहा है तो तुम उसका इनर्शिया ऑफ मोशन को तुम बॉल को कैच करके उसका इनर्शिया ऑफ मोशन तोड़ रहे हो कि नहीं। दोबारा बोलता हूँ, बॉल जब आता है हम कैच करके क्या करते हैं, बॉल के पास इनर्शिया ऑफ मोशन है तो हमने अपने हाथों से उसका इनर्शिया ऑफ मोशन तोड़ा कि नहीं, समझ में आया। तो हम क्या कर रहे हैं, उसका इनर्शिया ऑफ मोशन तोड़ रहे हैं। तो हम किसकी स्टडी करेंगे अभी, इनर्शिया ऑफ मोशन की। एक प्लास्टिक का बॉल है, आपने कैच किया, आपने इसका इनर्शिया ऑफ मोशन आसानी से तोड़ दिया क्योंकि प्लास्टिक का बॉल हल्का होता है। वही अगर एक शॉर्ट पुट का बॉल देखा होगा बास्केटबॉल ओलंपिक्स में या किसी भी आप यार किसी भी स्कूल में पढ़ो, शॉर्ट पुट का बॉल तो हर स्कूल में होता है क्योंकि सबसे सस्ता चीज है वो, है ना, इजीली अवेलेबल भी हो जाता है और इवेंट भी हो जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट पुट का बॉल अगर सेम रफ्तार से आएगा तुम कैच कर आसानी से कर पाओगे नहीं, क्यों, क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ऑफ मोशन ज्यादा है, तो उसका टेंडेंसी टू रिमेन इन मोशन ज्यादा है, तो उसको रोकना कठिन है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो हल्की चीजों का इनर्शिया कम, भारी चीजों का इनर्शिया ज्यादा, इजीली समझ में आता है। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, बेसिक चीज। और आई एम प्रीटी श्योर अभी जो मैंने डिस्कशन किया है ये सारा का सारा आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। अब आप बोलोगे सर मैंने क्यों पढ़ा है, मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि बहुत बच्चे कभी कभी 9 में पढ़ाई नहीं करते, उनको याद आता है 11 में आगे पढ़ाई करना, और बहुत बच्चे होते हैं कि भूल जाते हैं। तो वैलिड रीजन अपना भूल सकते हो, 2 साल पहले आपने पढ़ा हुआ है, 2 साल पहले ही पढ़ा होगा, हाँ 2 साल पहले पढ़ा हुआ है, तो मेरा हक तो बनता है भाई याद दिलाना। ठीक है,
एक और चीज आपको मैं एक और एग्जांपल, अच्छा एक और एग्जांपल देने से पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। हालांकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया को ही डिफाइन करता है, इनर्शिया को डिफाइन नहीं करता, इनर्शिया के ऊपर ही बेस्ड है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है इसमें? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है एक बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, ये तो इनर्शिया भी बोलता है। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक और चीज बोलता है, इनर्शिया को तोड़ने का बात बोलता है। वो ये बोलता है एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मतलब देख, ये बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, ये बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। अभी अब मान ले, जैसे मैं तेरे को वो दिखाता हूं, ये क्यों ले लिया मैंने, ये था, इसको मैंने रेस्ट में रखा था, इसको मैंने रेस्ट में रखा था, ये गिर कैसे गया, कैसे गिरा ये? हवा एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं? हाँ, यानी कि ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। यानी कि वो रेस्ट में रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो जाएगा। देख इसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो गया कि नहीं, स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो गया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, कोई भी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट सेम चीज एप्लीकेबल होता है आपका स्टेट ऑफ मोशन के लिए। तुम्हें एक बात बताओ, एक गाड़ी मान ले रास्ते में जा रही है, गाड़ी जा रही है, मान ले रास्ता जो है फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन बहुत कम है, गाड़ी जा रही है, तो गाड़ी अपना वेलोसिटी मेंटेन करेगी। लेकिन उसी टाइम गाड़ी में किसी ने एक्सीलेटर दबा दिया तो गाड़ी का रफ्तार बढ़ेगी कि नहीं? तो कैसे हुआ ये? गाड़ी के इंजन ने काम किया। गाड़ी का जो इंजन है वो फ्यूल को जला के एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो व्हील्स में एनर्जी देता है, तो उससे व्हील्स आगे, व्हील्स का रोटेशन का स्पीड बढ़ता है, जिससे गाड़ी आगे जाती है। हालांकि इसमें बहुत कुछ डिस्कशन करने होते हैं, वो सब हम अपकमिंग चैप्टर्स में करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि गाड़ी को एक एक्सटर्नल फोर्स मिला जिसकी वजह से उसका इनर्शिया ऑफ मोशन इंक्रीज हो गया, या मान लो उसने ब्रेक लगा दिया, वो भी एक्सटर्नल फोर्स है। आई होप समझ में आया होगा। यानी कि एक बॉडी अगर मोशन कर रही है तो उसका मोशन को बदलने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। आई होप ये वाला बात क्लियर होगा। इसमें और भी एग्जांपल है, जैसे आप अच्छा इसका एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मान लो एक बॉडी, मान ले जैसे रास्ते में होता है, रास्ते में होता है, तुम ऐसा करो, तुम साइकिल चला के जा रहे हो, तुम अचानक पैडल मारना बंद कर दो, तुम अचानक पैडल मारना बंद कर दो, तुम देखोगे साइकिल तो जा रही है लेकिन उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? यहाँ पे भी बेटा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अच्छा देख, असलियत में न्यूटन लॉ क्या कहता है, अगर तुम पैडल नहीं मार रहे, तुम पैडल मार रहे हो, मान लो तुम पैडल मार रहे हो, तुम पैडल मार रहे हो, जब तुम पैडल मार रहे हो तब तुम फोर्स लगा रहे हो गाड़ी में, जिसकी वजह से गाड़ी आगे जा रही है। समझ में आया? तुम फोर्स लगा रहे हो, इसलिए इसका इनर्शिया बढ़ रहा है, मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन बढ़ रहा है। इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब मोशन उसका बढ़ रहा है, जो भी है। अब इमेजिन कर, तूने अगर पैडल मारना छोड़ दिया तो तूने एक्सटर्नल फोर्स लगाना छोड़ दिया, तूने पैडल मारना छोड़ दिया तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना छोड़ दिया। तो गाड़ी शुड मेंटेन इट्स यूनिफॉर्म स्पीड ना, द व्हीकल शुड मेंटेन इट्स यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन गाड़ी अपना स्पीड को कम करती है एक टाइम के बाद। वो कम क्यों करती है? बिकॉज फ्रिक्शन ऑफ द रोड, जो फ्रिक्शन है रोड का वो एक्ट कर रहा है। अगर रोड का फ्रिक्शन कम होगा बहुत दूर तक जाएगी, रोड का फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो थोड़ा सा में रुक जाएगी। तुमने देखा होगा जो फ्लैट टायर होता है ना, फ्लैट टायर मतलब बताता हूँ, जब टायर पंचर हो जाता है, जब टायर पंचर हो जाता है तब देखना गाड़ी बहुत जल्दी रुक जाती है। क्यों? क्योंकि टायर पंचर होता है तो टायर का ज्यादा सरफेस एरिया जमीन के साथ कॉन्टेक्ट में हो रहा है, उसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाता है, उसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है तो भैया जल्दी रुकेगा वो। समझ में आया? तो ये सब एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, वेट। अब मान लीजिए मार्कर है मेरे हाथ में, मार्कर रेस्ट में, ये मार्कर क्या है? मार्कर छोड़िए, लंबी चीज है, इससे बताते हैं। ये मान लो बॉडी रेस्ट में, तो पकड़ना हल्का भी है, ये बॉडी मान लो रेस्ट में, मैंने ऐसे ही रखा, गिर गया यार, गिर गया यार, गिर गया है, कैसे हुआ ये? सर मैंने तो रेस्ट में रखा था, रेस्ट में रहना चाहिए था, ये गिर क्यों गया? क्यों गिरा? वेट। वेट, तो वेट इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल फोर्स जो कि इसका स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज की। तो वेट जो एक्सटर्नल फोर्स है, कैसे? अब बच्चे बोलेंगे सर वेट कैसे एक्सटर्नल फोर्स हुआ? वेट तो इसके मास पे डिपेंड करता है। बेटा एक बात गड़बड़ कर रहे हो। वेट क्या होता है? इट इज द फोर्स, पढ़ा होगा तुमने क्लास 9 में। व्हाट इज वेट? वेट इज द फोर्स, वेट इज द फोर्स विथ विच द प्लैनेट इज पुलिंग द बॉडी डाउनवर्ड। जिस प्लैनेट में हम हैं वो जो हमें खींच रहा है नीचे की तरफ, वो इस बॉडी को तो खींच रहा है नीचे की तरफ, उससे वेट कहते हैं। तो इस पे वेट कौन लगा रहा है? हु इज अप्लाइंग वेट ऑन दिस? द प्लैनेट। द प्लैनेट इज एन एक्सटर्नल बॉडी, तो वेट इज एन एक्सटर्नल फोर्स। लिख लो, वेट ऑफ ए बॉडी इज एक्सटर्नल फोर्स। वेट ऑफ ए बॉडी इज एक्सटर्नल फोर्स। अक्सर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, वेट एक्सटर्नल फोर्स है कि इंटरनल फोर्स है। ठीक है,
अच्छा, जब एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है तो भैया इंटरनल फोर्स की भी बात कर लेते हैं। इंटरनल फोर्स की बात कर, अच्छा इंटरनल फोर्स की बात करने से पहले ये वाला पढ़ लेते हैं एक बार। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मास इनटू एक्सीलरेशन, इतना सबको पता है, F इक्वल टू ma होता है। मास इनटू एक्सीलरेशन भी क्या हो गया बेटा, जीरो। अच्छा, मास मान ले नॉन जीरो बॉडी है, मतलब बॉडी का वजन है, तो मास तो जीरो हो नहीं सकता, मास जीरो हो नहीं सकता तो एक्सीलरेशन जीरो है। अच्छा, एक्सीलरेशन जीरो है यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, यानी बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही, यानी कि रफ्तार उसकी कांस्टेंट है या जीरो है। अच्छा, बॉडी का रफ्तार अगर जीरो है तब भी एक्सेलरेशन जीरो, बॉडी का रफ्तार कांस्टेंट तब भी एक्सेलरेशन जीरो, यानी कि अगर बॉडी का रफ्तार कांस्टेंट है या जीरो है, कब होगा ये, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, यही तो बोला है। ए बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और परफॉर्म इट्स यूनिफॉर्म मोशन अनटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टेड ऑन इट। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है तो भैया इंटरनल फोर्स क्या है, व्हाट इज इंटरनल फोर्स? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। इंटरनल फोर्स क्या है? इंटरनल फोर्स क्या समझाता हूँ तुमको। तुम मान लो एक ऑटो के अंदर बैठे हो, तुम मान लो एक ऑटो के अंदर बैठे हो, अब ऑटो के अंदर बैठ के तुम ऑटो को सामने की तरफ धक्का दे रहे हो, ऑटो के अंदर बैठ के ऑटो को सामने की तरफ धक्का दे रहे हो। तुम खुद एक बात बताओ, जब तुम ऑटो को सामने की तरफ धक्का दोगे, ऑटो को सामने की तरफ धक्का दोगे, ऑटो आगे जाती है क्या? नहीं जाती। या तो ऐसा कर, तो एक चेयर में बैठ, एक चेयर में बैठ और ट्राई कर और अपना पैर को उठा ले चेयर से। चेयर में बैठ, मतलब तुम्हारा बॉडी का कोई भी हिस्सा जमीन को टच नहीं करना चाहिए। अब ट्राई करो चेयर को मूव करने का, अब ट्राई करो चेयर को मूव करने का। समझ में आ रहा है कि एक बार ट्राई करो चेयर को मूव करने का। हालांकि थोड़ा बहुत चेयर मूव करता है, उसका रीजन है, उसका रीजन मैं बताऊंगा तुमको सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में, आगे आ रहा है वो, ये 4-5 चैप्टर बाद आ रहा है वो, उसमें भी थोड़ा बहुत एक एक्सप्लेनेशन में जो मैं समझाऊंगा उसको आपको। लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज द पोजिशन ऑफ चेयर। अगर तुम बैठे हुए प्रॉपर चेयर में पैर उठा लिया तो तुम चेयर का पोजिशन चेंज नहीं कर सकते, तुम ऑटो के अंदर बैठे के ऑटो को मूव नहीं कर सकते। तो दोज आर इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस डू नॉट अफेक्ट द मैकेनिक्स ऑफ बॉडी। लिख लो। तो इंटरनल फोर्स होता है वो बेटा बॉडी का जो मैकेनिक्स है, यानी कि बॉडी जो भी मोशन कर रहा है उसको अफेक्ट नहीं करते। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए जब गाड़ी पंचर होती है ना, गाड़ी के अंदर बैठ के धक्का नहीं देना है, उतर के धक्का देना है। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। तो इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स आए होगा, आपको बेसिक आइडिया क्लियर हुआ होगा, और जब चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएगा। ठीक है। हालांकि मेरा बहुत इच्छा था कि ये चैप्टर मैं पर्सनली फिजिकल क्लास में कराऊं। देखो यार, फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट है जो रेदर देन टीचिंग इट इज मोर ऑफ ए चैप्टर, इट्स मोर ऑफ ए डिस्कशन वाला चैप्टर। यहाँ पे पढ़ाना कम, डिस्कस ज्यादा करना होता है, 1-to-1 बातें बहुत ज्यादा होती है क्लास में फिजिक्स को लेकर। ऐसे ही यहाँ की बातें नहीं करता मैं, फिजिक्स को लेकर बातें बहुत ज्यादा होती हैं कि ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये वैसा क्यों नहीं हुआ। हालांकि अब क्या कर सकते हैं, कोरोना है ना। चलो लिख लो। टॉपिक है आपके सामने है वो बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मोमेंटम क्या होती है। मोमेंटम सबको पता है, अगर कोई पूछे मोमेंटम क्या है, मोमेंटम होता है सर मास इनटू वेलोसिटी। अब ऐसे डिफाइन थोड़ी करते हैं मोमेंटम को, ऐसे थोड़ी डिफाइन होता है। मोमेंटम असली में क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन अ बॉडी। अब ये भी थोड़ा घटिया लग रहा है सुनने में, क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या होता है सर? मोशन भी क्वांटिटी में होती है क्या, है ना? तो प्रॉपर जो मैंने डेफिनेशन दी है, मतलब किसी किताब से मैंने नहीं उठाई है, मैंने थोड़ा खुद सोच के एक ऐसा डेफिनेशन सोचा है जो बच्चों को समझने में फील आए। हालांकि अभी जो मैं डेफिनेशन देने जा रहा हूँ किसी एग्जाम में मत लिखना, इट्स नॉट ए रजिस्टर्ड डेफिनेशन, और समझने के लिए इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इंटेंसिटी ऑफ इम्पैक्ट। मतलब सुन, सिंपल बात है, एक बार मैं फोकस को चेक कर लेता हूं। इंटेंसिटी ऑफ इम्पैक्ट का मतलब क्या है? मान ले एक चींटी है, एक चींटी है, ये मास हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, ठीक है, ये मोमेंटम हो गया। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक चींटी है और चींटी धीरे 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 चल के आ रही है। वो अब मान ले चींटी है, धीरे धीरे चल के आ रही है, वो एक दरवाजे को जाके धीरे 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 चल के दरवाजे को टक्कर मारी, दरवाजा टूटेगा नहीं। मास भी कम, वेलोसिटी भी कम, चींटी है बहुत धीरे धीरे आ रही है, तो मोमेंटम बहुत, तो ये क्वांटिटी छोड़ दे इसको अभी के लिए, ठीक है। तो मतलब इम्पैक्ट बहुत कम करेगा, बहुत इम्पैक्ट कम करेगा, बहुत कम इम्पैक्ट हो रहा है। नेक्स्ट हो गया बेटा आपका, मान ले एक हाथी है, हाथी धीरे 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 चल के आके दरवाजे को हिट किया, तब भी चांस तो कम है ना, इम्पैक्ट तब भी मतलब उतना ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है, थोड़ा कम है, कमजोर है, उतना ज्यादा इतना खतरनाक इम्पैक्ट नहीं है कि वो दरवाजा तोड़ दे।
तो हाथी का मास ज्यादा लेकिन वेलोसिटी कम, तो इम्पैक्ट थोड़ा बहुत कम है भाई, उतना कम है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक मान ले एक चूहा, चूहा छोड़ो, मतलब एक कुत्ता, मास कम होता है कुत्ते का, हाथी से कंपेयर करें तो कुत्ते का मास कम है, हाथी से कंपेयर करें तो कुत्ते का मास कम है, कुत्ता जोर जोर से भाग के दरवाजे को मारा, तब भी ना इम्पैक्ट कम होगा ना भाई, हल्का आदमी है ना, रफ्तार से आ रहा है लेकिन हल्का आदमी तो उतना दरवाजे को इम्पैक्ट नहीं कर सकता, तो कुत्ते का मास कम, वेलोसिटी ज्यादा है, इम्पैक्ट तब भी थोड़ा बहुत कम है। अब मान ले हाथी बहुत तेज रफ्तार से भाग के जा रहा है दरवाजे की तरफ, दरवाजा तो उखड़ जाएगा भाई, दरवाजा उखड़ जाएगा, यानी कि मास ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, तो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा। तो मोमेंटम कुछ नहीं है बेटा, बस एक बॉडी कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। तो खुद एक बात बता, अगर एक बॉडी का मास ज्यादा है तो ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है कि नहीं, लेकिन अकेला मास से थोड़ी इम्पैक्ट करेगा। मान ले एक हाथी है, हाथी खड़ा है, अरे खड़ा खड़ा थोड़ी दरवाजा तोड़ेगा, वेलोसिटी चाहिए होगी ना, तो भारी भी हो और उसका रफ्तार भी ज्यादा हो, तब जाके इम्पैक्ट वो ज्यादा क्रिएट कर सकता है। तो इम्पैक्ट क्रिएट करने की क्षमता को क्या बोलते हैं बेटा, मोमेंटम। समझ में आया कि नहीं, इसीलिए मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सिर्फ मास नहीं, सिर्फ वेलोसिटी नहीं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी आपका मास भी ज्यादा होना पड़ेगा, रफ्तार भी ज्यादा होना पड़ेगी, तब आपका इम्पैक्ट मतलब इंटेंसिटी ऑफ इम्पैक्ट, इम्पैक्ट करने की क्षमता आप में ज्यादा होती है। समझ में आया कि नहीं। इट इज ऑल्सो डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ मोशन इन बॉडी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसका इम्पैक्ट बेटा किसी डायरेक्शन में होता है ना, आप जब किसी को दरवाजे को तोड़ते हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तोड़ रहे हो, तो इट्स वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ये सब चीजें आपको पता है, सेकंड लॉ में मुझे आपको पता है, सेकंड लॉ मुझे पता है, लेकिन इसमें कुछ नई चीजें भी हैं, ठीक है। तो देख, न्यूटन सेकंड लॉ कुछ नहीं है, ये बोलता है कि बेटा जो फोर्स है ना, जो फोर्स लगेगा वो मोमेंटम के चेंज होने पे लग रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान ले तेरे सामने से एक गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी जा रही है तेरे सामने से, ठीक है। अब गाड़ी आई, बहुत रफ्तार से आई, तूने गाड़ी का मतलब गाड़ी है ना, गाड़ी को जस्ट अपने उंगली से टच करके छोड़ दिया, जस्ट टच करके गाड़ी का जो मतलब ये गाड़ी जा रही है, मान ले ये कैसे दिखाऊं तेरे को, ये मान ले बहुत हाई स्पीड वाली गाड़ी है, तू रास्ते के साइड में खड़ा है, गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी जा रही है, तूने बस अपना हाथ को ऐसा देके छोड़ दिया, तेरे को चोट लगेगी? नहीं, क्यों नहीं लगी? क्योंकि गाड़ी का जो मोमेंटम है वो सेम रहा। गाड़ी इनिशियल जिस मास इनटू वेलोसिटी से जा रहा था, कोई वेलोसिटी में चेंज आई नहीं गाड़ी के, तो इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू फाइनल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ कार, यानी मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं आया, तो मोमेंटम में बदलाव नहीं आया यानी कि फोर्स नहीं लग रहा। अब इमेजिन कर, मान ले तू सुपर ह्यूमन हल्क बन गया, तो हल्क मार्वल का कैरेक्टर हो, या हल्क, गाड़ी आई और तूने जोर लगा के, गाड़ी आई तेरे को टक्कर मारी, तो जोर लगा के रोक दिया, तो क्या पता, गाड़ी का इनिशियली मोमेंटम बहुत ज्यादा था, मास तो ज्यादा है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, तूने रोक लिया यानी उसकी वेलोसिटी को क्या कर दिया, जीरो, तो तूने उसका मोमेंटम एकदम चेंज कर दिया, मोमेंटम बदलाव ला लिया। अब मोमेंटम में बदलाव लाया, जो तूने फोर्स लगाया ना उस पे, अब तो खुद एक बात बता, अगर तू दो चीजें ले, एक कार ले, कार छोड़ साइकिल ले, और एक ट्रक ले, किसको रोकना ज्यादा आसान है, यानी कि किसको रोकने में ज्यादा कम फोर्स लगेगा, साइकिल को रोकने में कम फोर्स लगेगा, तेरी साइकिल आ रहा है उसको रोकने में कम फोर्स लगेगा, क्यों? क्योंकि उसका मोमेंटम कम है। ट्रक, उसको रोकने में ज्यादा फोर्स लगेगा, क्यों? क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा है। समझ में आया कि नहीं? यानी कि पहला बात यह है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम के बदलाव पे डिपेंड करता है। कैसे बदलाव पे डिपेंड करता है, मैं बताता हूँ, तो मैं बता, इनिशियली मोमेंटम बहुत ज्यादा थी, फाइनल तूने मोमेंटम को जीरो कर दिया, यानी तूने मोमेंटम में कितना परिवर्तन लेके आया। तू गाड़ी को जब रोक रहा है तो उसका मोमेंटम को चेंज कर रहा है ना पूरी तरीके से। समझ में आया कि नहीं? सिमिलरली मान ले गाड़ी रेस्ट में रखी हुई है, एक रेस्ट में रखी हुई है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम जीरो है, अब तूने जोर से धक्का मारा उसको, किस तरह धक्का मारा तूने, मतलब ईस्ट की तरफ मान ले धक्का मारा, तो गाड़ी फट से निकल गई, बहुत रफ्तार मिल गया गाड़ी को, तो गाड़ी का मोमेंटम को तूने चेंज किया कि नहीं? तूने गाड़ी का मोमेंटम को कैसे चेंज किया तूने? फोर्स लगा के चेंज किया, एज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। समझ में आया? अच्छा, एक और बात, अब एक और तरीका, एक बार बता, एक गाड़ी है मान ले, तू हल्क है, तुझे गाड़ी को धक्का देना है, अब तूने झट करके मारा गाड़ी को, तो गाड़ी को तूने कितने टाइम के लिए फोर्स लगाया? कम टाइम के लिए फोर्स लगाया, है ना? गाड़ी में तूने बहुत कम समय के लिए फोर्स लगाया, लेकिन रफ्तार बहुत बढ़ गई, यानी कि टाइम तुमने बहुत कम लगाया। तो टाइम अगर तुम कम लगाते हो तो तुम्हें फोर्स ज्यादा लगाया, तुमने झट करके मारा तो फोर्स तुमने ज्यादा लगाया उसमें। अब एक और बात समझ,
मान ले, अच्छा इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा और तेरे को डिटेल में समझाता हूँ, थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। ऐसा मान, एक कार है, एक कार है, ठीक है। कार की स्पीड इनिशियली 0 है, इनिशियली, और तुझे कार की स्पीड फाइनली 20 मीटर पर सेकेंड करनी है। समझ में आया? कब करनी है ऐसा कुछ बोला नहीं है, 20 मीटर पर सेकेंड करनी है। और तू हल्क है, तू हल्क है, एक बार बता, हल्क कैसे करेगा? छट करके मारेगा, अपने 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यानी हल्क ने बहुत कम टाइम में काफी ज्यादा फोर्स लगा दिया। लेकिन तू खुद एक बात बता, तू अगर उस गाड़ी के पीछे गया, अब तो नॉर्मल इंसान है, तो नॉर्मल इंसान है, अभी हल्क ने तो अपना काम कर दिया, अब तो नॉर्मल इंसान है, गाड़ी रेस्ट में है, तुझे 20 मीटर पर सेकेंड लेके जानी, तू क्या करेगा? तो अगर उसको धीरे धीरे धक्का देता है, धीरे धीरे धक्का देता है, काफी समय तक धक्का देता है, तो धीरे धीरे गाड़ी की रफ्तार बढ़ेगी, बढ़ के 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी कि नहीं? तुमने देखा होगा यार, रास्ते में जब गाड़ी खराब हो जाती है तो पीछे आदमी खड़ा रह के धक्का देता है, तो धक्का वो काफी टाइम तक देता है, काफी टाइम तक देता है, लेकिन फाइनली गाड़ी 20 मीटर पर सेकेंड अचीव कर सकती है। यानी कि अब देख, मैंने तो फोर्स कम लगाया, मैंने हल्के कंपैरिजन में तो बहुत कम फोर्स लगाया, लेकिन मेरा मोमेंटम तो सेम बदला। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि मैंने टाइम क्या लगाया, काफी ज्यादा लगाया, मैंने बहुत टाइम तक धक्का दिया, तब जाके गाड़ी का मोमेंटम सेम बदलाव आया, गाड़ी का मोमेंटम का क्या आया? सेम बदलाव आया। तो मैं कह सकता हूँ, अगर मैंने समय ज्यादा लगाया, अपना फोर्स मुझे क्या लगाना पड़ेगा? कम लगाना पड़ेगा। तो अच्छे से देख, समय कम फोर्स ज्यादा, समय ज्यादा फोर्स कम, यानी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टाइम। यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। कैलकुलस के टर्म्स में लिखे तो डीपी बाई डी टी हो जाएगा ये, है ना? तो फोर्स इक्वल डीपी बाई डी टी यहाँ से आता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अच्छा, इस चीज को थोड़ा और डिस्कस करेंगे, तुमको मैं कुछ एग्जांपल दूं जो तुम लोगों को क्लास 9 में मिल चुके हैं। कैचिंग द बॉल, मेरे पास बॉल तो है नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ है जो मैं कैच करके दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। ये मान ले एक चीज है जिसको मुझे कैच करना है, हालांकि मेरा स्पीकर है ये, मुझे कैच करना है, ठीक है। तो दो तरीके कैच करने के, ऐसे या ऐसे, दोबारा नोटिस कर, ऐसे या ऐसे। तू बता, चोट किसमें कम लगी मुझे? चोट किसमें कम लगी? फर्स्ट केस, सेकंड केस में। क्यों सेकंड केस में चोट कम लगी मैं बताता हूं। देख, ये बता, दोनों ही केस में ये जो बॉल है, या स्पीकर जो बोलना है बोलो, बॉल है, मेरे हाथ को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से हिट कर रही थी। ये वाला पार्ट में मिटा देता हूं, इनका ये वाला पार्ट में मिटा देता हूं, फिर आपको समझाता हूं मैं। जो बॉल है दोनों ही केस में, फर्स्ट केस, सेकंड केस। फर्स्ट केस में मैंने छट करके पकड़ा था ना, ये वाला फर्स्ट केस है, यानी कि मेरे हाथ में बहुत जल्दी इसको रोक लिया, यानी कि टाइम बहुत कम था, टाइम टेकन इज वेरी लेस। सेकंड केस में मैंने टाइम थोड़ा ज्यादा लगाया, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, दोनों ही केस में बॉल मेरे हाथ में सेम वेलोसिटी से हिट करती है। इस केस में भी सेम वेलोसिटी, इस केस में भी सेम वेलोसिटी से हिट तो कर रही है, इनिशियल इंपैक्ट जो है सेम वेलोसिटी से कर रहा है, यानी दोनों ही केस में इनिशियल मोमेंटम इज सेम, दोनों ही केस में इनिशियल मोमेंटम सेम है। अच्छा, दोनों ही केस में अगर देखेगा, बॉल रुक चुका है, अभी भी बॉल फाइनली रुक ही चुका है, यानी कि फाइनल मोमेंटम इज आल्सो सेम, तो कैन आई से चेंज इन मोमेंटम इज सेम फॉर बोथ केसेस। दोनों केस में चेंज इन मोमेंटम इज सेम, दोनों केस में जो चेंज इन मोमेंटम है वो सेम है, लेकिन फोर्स मुझे ज्यादा चोट किसमें लगा मुझे? फर्स्ट केस कि सेकंड केस में? फर्स्ट केस में मुझे ज्यादा चोट लगा। मैं बताता हूं क्यों ज्यादा चोट लगा। क्योंकि अपने को पता है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी टी। चेंज इन मोमेंटम दोनों केस में सेम है, तो यहां से डायरेक्ट रिलेशन क्या आता है? फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, यानी कि समय आप अगर कम लगाओगे फोर्स आपको ज्यादा लगेगा। और मैंने कैच करते टाइम देख, जब टकराया रुक गया, बहुत कम समय लगाया, ज्यादा समय लगाया। ये बात समझ में आई कि नहीं आपको? ये बात समझ में आ रही है? तो मुद्दे की बात ये है, इसलिए जो क्रिकेट में देखा होगा आपने, जो प्लेयर लोग कैच करते हैं वो इसी तरीके से कैच करते हैं ताकि उनके हाथों में चोट बिल्कुल ना आए, बिल्कुल नहीं, मतलब क्या, कम आए कंपैरेटिवली चोट। ये टेक्निक उनको सिखाई जाती है। हालांकि ये सब चीजें देखो आप लोगों को पता है ये सब, लेकिन इस बार सिलेबस में इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों को पता है।
नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज डिस्कस करते हैं। F इक्वल टू क्या होता है बेटा, dv बाई dt। व्हाट इज p, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। याद है वो फॉर्मूला, d बाई dt ऑफ u इनटू v। व्हाट वाज दैट, u dv बाई dt प्लस v du बाई dt। याद है कि नहीं, भूलना नहीं बेटा, फॉर्मूला कुछ नहीं बोला, मैथमेटिकल टूल्स मैंने इसी दिन के लिए कराया था, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ पे लगा ली, v dm बाई dt प्लस m dv बाई dt, ठीक है। अगर मास कांस्टेंट है, जनरली बॉडी का मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मास बदलता नहीं है, मास कांस्टेंट है, तो dm बाई dt क्या हो जा रहा है बेटा, जीरो। dm बाई dt जीरो, यानी कि हम कह सकते हैं जो फोर्स होगा क्या हो जाएगा, ये पूरी चीज क्या हो गई, जीरो, m dv बाई dt। तो m dv बाई dt आ गया। dv बाई dt क्या होता है बेटा, व्हाट इज dv बाई dt, एक्सेलरेशन होता है ma। तो जनरली बच्चे लोग क्या बोलते हैं, फोर्स इक्वल टू ma। ये सर व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। गलत है बेटा ये बात, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं है। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन तब है जब मास कांस्टेंट है। मास अगर वेरिएबल होगा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। मैं बता रहा हूँ सुन, तुझे अगर कभी भी कोई फोर्स का डेफिनेशन पूछे, तुमको सीधा तरीके से ये डिफाइन करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ फोर्स, दिस इज द कंडीशनल डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो ये कब एप्लीकेबल है, मास कांस्टेंट है। मास वेरिएबल, मास कांस्टेंट कुछ भी हो जाए, ये एप्लीकेबल है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आप बोलोगे सर क्या बकवास कर रहे हो, हमने तो सुना नहीं कभी। अभी सुनोगे ना, अभी सुनोगे। अच्छा मैं आप लोगों को एक सवाल बताता हूँ, एक सवाल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी के लिए एक बेसिक सवाल मैं इसमें कराऊंगा, F इज इक्वल टू एम में एक सवाल कराता हूँ, ठीक है। एक बेसिक सवाल, ये बचकाने सवाल ही आपको आते हैं, मुझे पता है आप लोग कर चुके हैं F इक्वल टू एम में सवाल। देख सवाल सुन, कार का इनिशियल स्पीड मान ले 0 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल स्पीड मान ले 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और समय लगा इसको 10 सेकेंड। फाइंड एवरेज फोर्स अप्लाइड ऑन कार बाय इंजन इफ मास ऑफ कार इज 500 kg। 500 kg की एक कार है, उसकी इनिशियल रफ्तार 0 है, फाइनल रफ्तार 20 है, और 10 सेकंड लगता है उसको 0 से 20 में पहुंचने में। तो एवरेज कितना फोर्स लगाया इंजन ने, ठीक है। मुझे पता है 9 में करती कोई ऐसा सवाल, लेकिन मैं बस होता है ना वो क्या कहते हैं, बस करवाने के लिए करा रहा हूँ, क्योंकि ये सब सवाल आने वाले भी नहीं, मतलब बचकाने सवाल है, कहीं पूछता भी नहीं, बस कराने की, ताकि ऑफिशियली खत्म हो जाए। उतना कुछ कठिन है नहीं। अपने को पता है F इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। वी नो व्हाट इज एक्सेलरेशन, v माइनस यू बाई टी, सारी क्वांटिटी की मैंने पुट कर ले, 520 न्यूटन। समझ में आएगी नहीं। तो ये सवाल हो जाता है, ठीक है। ये आपका किस केस में सवाल है, क्योंकि कार का मास चेंज नहीं हो रहा। कार का मास चेंज होगा तो फॉर्मूला अलग लगेगा, उस पर सवाल कराता हूं मैं अभी, ठीक है। आप पहले ये नोट डाउन करो, ये सवाल आपके सामने है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉल। मैं रीड आउट कर लेता हूँ, शायद वहां पे रिफ्लेक्शन के लिए कुछ नहीं लिख रहा होगा। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल बाय द वॉल इफ द टाइम ऑफ इम्पैक्ट इज 0.1 सेकंड। टाइम ऑफ इम्पैक्ट से क्या समझते हैं हम लोग, इमेजिन दिस टू बी ए बॉल। बॉल जब ये बॉल है मान ले, इम्पैक्ट कैसे होता है, ऐसे होता है, आया इम्पैक्ट शुरू हुआ, बॉल फ्लैटन हुआ, बॉल ने वापस शेप रिगेन किया, फिर पीछे गया। तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट क्या है समझना अच्छे से। इम्पैक्ट शुरू हुआ, खत्म। समझ में आया कि सर आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट नाउ। कब तक बॉल के साथ टच में रहा, ठीक है, दैट इज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट। तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट 0.1 सेकंड में ये इम्पैक्ट खत्म हो जा रहा है, ठीक है। अब बोला है कि ये बॉल है 10 मीटर पर सेकंड से अप्रोच कर रहा है बॉल को, तो वापस भी 10 मीटर पर सेकंड से आएगा, कंसिडरिंग नो एनर्जी लॉस फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। तो बोला है कि कितना फोर्स बॉल लगाएगा। अच्छा एक बात बता, तुम जब बॉल को मारो, बॉल तुम्हारे पास वापस आ रहा है, तो पक्का बॉल उसको धक्का दे रहा है ना, ऐसा समझ। ये बॉल है, बॉल आया वापस टकरा के आ रहा है। इट्स जस्ट लाइक एक क्रिकेट बैट लिया, बॉल किया और मैंने शॉट मारा, तो मैं बॉल को, मान ले बॉल मेरी तरफ आया, मैंने शॉट ऐसे मारा, तो मैं बॉल को मेरे शॉट की तरफ धक्का दे रहा हूँ ना। उसी तरह बॉल भले ही इंटैक्ट है, लेकिन वो धक्का दे रहा है बॉल को वापस जाने के लिए, ठीक है। तो बॉल कितना धक्का दे रहा है वो हमें निकालना है। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग कन्वेंशन में दोबारा बता रहा हूँ, डोकू भूलना नहीं है, डोकू DOCU, डायग्राम बना लिया। उस सब में क्या कंसिडर करेंगे, इस ऐसा करते हैं, इस साइड को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, इस साइड को नेगेटिव मान लेते हैं।
ठीक है, इस साइड को पॉजिटिव इस साइड को नेगेटिव। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है बेटा, व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, मास इज 1, वेलोसिटी इज 10 i कैप, 10 i कैप, i कैप समझ में आ रहा है ना, i कैप इस तरफ x एक्सिस, ठीक है, तो ये हो गया 10 फाइनल मोमेंटम। अच्छा बॉल टकरा के कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा ना भाई, कुछ बच्चे परेशान, सर बॉल यहाँ पे टकराया नीचे से कैसा है, नीचे से नहीं आया वहीं से आ रहा है, मैं डायग्राम नीचे बना रहा हूँ ताकि समझ में आए आप लोग को। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा बेटा, 10 मीटर पर सेकंड से ही जाएगा वो, लेकिन अभी मास 1 है और वेलोसिटी कितना है बेटा, -10 आई कैप अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कितना हो गया बेटा, ये कितना हो गया बेटा, -10 आई कैप। तो चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, change in momentum is p final minus p initial. What is p final beta, -10 i cap. What is p initial, 10 i cap. तो change in momentum कितना है, -20 i cap. तो क्या मैं कह सकता हूँ जो फोर्स लगेगा, फोर्स इज व्हाट, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम बेटा, -20 i cap। वेक्टर सिंबल लगाना बिल्कुल ना भूले, टाइम 0.1, -200 न्यूटन आ रहा है बेटा। सबको पता है फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, अब ये मत बोलना सर फोर्स का यूनिट क्या होता है, आपने पढ़ाया नहीं, बच्चों को भी पता है फोर्स का यूनिट 200 न्यूटन, अच्छा न्यूटन होता है 200 न्यूटन, तो यहाँ पे आंसर है। अच्छा व्हाट डज नेगेटिव मीन, -200 आई कैप न्यूटन, इसका मतलब है, और इसको ऐसे भी लिखते हो 200 न्यूटन माइनस आई कैप, यानी कि असलियत में 200 न्यूटन फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में लगा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में लगा रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। और हमको ही पता है कि दीवार किस तरफ धक्का देती है, जिस तरफ बॉल जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैंने क्या बताया था, जब क्रिकेट से शॉट मारता हूँ तो जिस तरफ बॉल जा रही है उस तरफ मैंने फोर्स लगाया, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को। तो दीवार किस तरफ फोर्स लगा रही है, द वॉल इज एक्चुअली अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन। और ये सही भी बात है, तुम कभी ऐसा बात बताओ, जैसे ये दीवार है, ये दीवार ऐसी थी, ये दीवार ऐसी थी, तो ये दीवार फोर्स किस तरफ लगा रही थी, इस दीवार से आउटवर्ड, दीवार से ऑपोजिट, मतलब दीवार धक्का मार रही थी। द वॉल वाज एक्चुअली पुशिंग, वॉल वाज व्हाट, पुशिंग। ठीक है, अब एक चीज समझो, वॉल मान मैं खड़ा हूं, एक बार बता, वॉल जाके मैं वॉल को धक्का मारा, वॉल अगर मुझे पुल करती तो मैं चिपक जाता, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, देख टक्कर आके वापस आ रहा हूं कि नहीं, यानी कि वॉल इज एक्चुअली पुशिंग मी, वॉल इज एक्चुअली पुशिंग मी। समझ में आया? तो सरफेसेस ऑलवेज पुश, ये चीज नोट डाल के लिख लो, ये हालांकि मुझे बाद में पढ़ाने वाला था, लेकिन आप तो अभी लिख सकते हो, सरफेसेस ऑलवेज अप्लाई पुशिंग फोर्स, दे कैन नॉट पुल। ठीक है बेटा, ठीक है, एंड दे अप्लाई, ऐसा लिखो, सरफेसेस ऑलवेज पुश परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, ये सरफेस है ना, सरफेस से परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब मैं एक और सवाल करा रहा हूँ, इसी में एक और सवाल करा हूँ, ये बेटा एक बार नोट डाउन कर लो आप लोग, मैं फोकस सेट कर लेता हूँ, फोकस आई होगा भी, ठीक है। एक और सवाल मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, सवाल क्या है सुनो अच्छे से, बहुत बढ़िया सवाल है। अब यार हमेशा जरूरी तो नहीं है ना कि बेटा बॉल जो है, जरूरी तो नहीं है कि बॉल हमेशा सीधा टकराए। मैंने क्या माना, बॉल अभी एंगल में टकरा रहा है, बॉल कैसे टकरा रहा है, देखिए बॉल ऐसे टकरा रहा है, कैसे टकरा रहा है, और बॉल का रफ्तार कितना है बेटा, सेम 10 मीटर पर सेकंड से टकरा रहा है, वेलोसिटी पे 10 मीटर पर सेकंड ही है, कोई बदलाव है नहीं उसमें। लेकिन आपका जो एंगल है बेटा, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है वो आपका हो गया है 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल में टकरा रहा है वो। ठीक है, तो टकराएगा 60 डिग्री एंगल में तो वापस उसी एंगल में आएगा ना। अब आपको बताना है कि कितना फोर्स दीवार लगा रही है इस केस में। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देख ये बता, कंसीडर दिस डायग्राम बना लिया, डायग्राम ओरिजिन इसको मान लो, कोई बड़ी बात है नहीं, डायग्राम ओरिजिन डोकू कन्वेंशन, ऐसा कर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, यानी कि यही वाला कन्वेंशन हो गया अपना, प्लस प्लस माइनस माइनस, यही कन्वेंशन है। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम की अगर हम बात करें, इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो इनिशियल मोमेंटम किस तरफ है बेटा, एक पर्टिकुलर एंगल में है, तो मैं इनिशियल मोमेंटम को ऐसे लिख सकता हूं ना, इनिशियल मोमेंटम, अच्छा व्हाट इज मास 1 kg, व्हाट इज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी, और वी कैन से 10 kg मीटर पर सेकंड, 10 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये 60, तो ये भी कितना हो गया 60। सो दिस मोमेंटम 10 कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 10 cos 60 और यहाँ पे 10 sin 60। समझ में आया कि नहीं? यानी इनिशियल मोमेंटम कैन बी रिटन एज 10 cos 60 डिग्री आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस में है, और ये किस तरफ है, माइनस जे कैप, प्लस 10
sin 60 डिग्री माइनस जे कैप। समझ में आया कि नहीं? फाइनल मोमेंटम की बात करें, खुद लिखो बेटा फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है बेटा? 10 मीटर पर सेकंड से टकराए तो 10 मीटर पर सेकंड से ही आएगा। तो फाइनल मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी 10 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस मोमेंटम को भी मैं दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूँ। इफ दिस इज 60 दिस विल बी 60, है ना? तो हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो दिस 10 कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 10 cos 60 माइनस आई कैप प्लस ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? 10 sin 60 माइनस जे कैप, नीचे की तरफ माइनस है। अच्छा क्या बता, मुझे अगर चेंज इन मोमेंटम निकालना है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या होता है? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अच्छे से देख, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल कर। जे कैप वाला कंपोनेंट दोनों सेम है एक्जैक्टली, दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 10 cos 60 माइनस 10 cos 60 माइनस 10 cos 60। तो अच्छे से देखेगा तो ऐसा आएगा -2 इंटू 10 cos 60 बटा हाफ माइनस आई कैप, सॉरी आई कैप, आगे माइनस है। सब्ट्रैक्ट करके देख ले इन दोनों को, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करके देख ले। ठीक है, तो तेरा आंसर कितना आ रहा है बेटा? 10 आई कैप चेंज इन मोमेंटम। तो बेटा फोर्स क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन, माने टाइम टेकन सेम है। 10 बाई 0.1 कितना आ रहा है बेटा? 100 न्यूटन। किस तरफ? आई कैप, सॉरी ये माइनस में भूल गया था। माइनस यहाँ पे आ गया, माइनस यहाँ पे आ गया, माइनस यहाँ पे आ गया, तो फोर्स आया बेटा आपका -100 न्यूटन माइनस आई कैप। एक बार मैं फोकस को चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैं इस एक्स के सामने आ गया था ना, ये एक बड़ा मुसीबत है। 10 न्यूटन माइनस आई कैप, आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज आप कंसिडर करो, एक चीज समझो, फोर्स का डायरेक्शन क्या है? माइनस आई कैप, यानी कि फोर्स ऐसे ही लग रहा है। फोर्स किस तरफ लग रहा है बेटा? माइनस आई कैप, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में, यानी इस तरफ ही फोर्स लग रहा है। यानी कि एक बार बता, बॉल सीधा के दीवार में टकराए, सीधा के दीवार में टकरा के वापस जाए, या एंगल में टकरा के एंगल में आए, फोर्स विल ऑलवेज एक्ट इन सेम डायरेक्शन, दैट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अच्छे से देख, फोर्स किस तरफ लग रहा है? सिर्फ आई कैप में, सिर्फ आई कैप में, यानी कि सिर्फ इस तरफ फोर्स लग रहा है। यानी कि बॉल आई, बॉल टकरा के ऐसे गई, लेकिन फोर्स इसी तरफ लग रहा है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? डाउट है कुछ? ठीक है, तो दीवार हमेशा एक ही डायरेक्शन पुश करती है। आप बॉल को सीधा मारो, एंगल में मारो, टेढ़ा मारो, कैसा ही मारो, कोई मतलब नहीं है। समझ में आया बेटा? तो इस चीज को नोट डाउन कर लो, बहुत बढ़िया सवाल था ये। हाँ तो बच्चों ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, हालांकि आपको नॉर्मल सवालों जैसा नहीं है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। देखो सवाल आप तो पढ़ सकते हो, पहले सवाल तो मैं आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस बताता हूँ। आप लोग ऐसा करो, बैलून फुलाओ घर में, बैलून को फुला दो, और बैलून को पीछे, जो फुलाने के बाद पीछे गांठ मारते हैं ना, ताकि बैलून से हवा लीक ना हो, आप गांठ मत मारो, आप ऐसे छोड़ दो। बैलून देखना आगे की तरफ भागता है, मतलब अगर आपका बैलून ऐसा है तो बैलून इस तरफ भागना शुरू कर देता है, और बहुत से रैंडम मोशन करता है, बहुत से रैंडम मोशन करता है। ठीक है, तो बैलून इस तरफ भागता क्यों है? क्योंकि हवा इस तरफ निकल रही है, हवा इस तरफ निकल रही है, तो एक्शन रिएक्शन की वजह से वो भागता है। लेकिन एक्शन रिएक्शन से मैंने आपको पढ़ाया है, न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ाया नहीं है, तो बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस ऐसा समझो कि, अच्छा बेसिक समझा देता हूँ, बैलून इस तरफ हवा को धक्का मार रहा है ना, तो हवा इन रिटर्न बैलून को आगे की तरफ धक्का मार रहा है। इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा जब मैं न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ाऊंगा। हालांकि अभी सवाल समझने के लिए आप इतना मान लो। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, बैलून कितना फोर्स लगा रही है, सॉरी ये जो गैस निकल रही है, गैस बैलून पे फोर्स लगा रही है, तभी तो बैलून आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो गैस बैलून पे कितना फोर्स लगा रही है? ठीक है, तो फोर्स निकालते हैं। अपने को पता है फोर्स इक्वल टू क्या है? मास इनटू एक्सीलरेशन। लेकिन सर कैसे होगा? मास इनटू एक्सीलरेशन कब एप्लीकेबल है? जब मास कांस्टेंट है। लेकिन क्या बैलून के अंदर का हवा, बैलून के अंदर जो हवा है, हवा का मास कांस्टेंट है? नहीं, बैलून के अंदर से हवा कांस्टेंट ही निकल रही है। तो रेट ऑफ सॉरी, और वी कैन से द मास इज नॉट कांस्टेंट, तो मास वेरिएबल है। मास वेरिएबल का हम कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे? विल अप्लाई F इक्वल टू व्हाट? dp बाई dt। ठीक है, तो ये क्या, p क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, तो दिस विल बी m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। अच्छा, जिस रफ्तार से वेलोसिटी, जिस रफ्तार से गैस निकल रही है, किस रफ्तार से निकल रही है? 5 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट की वेरिएबल 5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से गैस निकल रही है, यानी कि dv बाई dt क्या हो गया बेटा? 0। वेलोसिटी कांस्टेंट ना, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया बेटा? 0। तो इट बिकम्स व्हाट? फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? v dm बाई dt। किस वेलोसिटी से गैस निकल रही है?
किस वेलोसिटी गैस निकलती है 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा व्हाट इज dm/dt? dm/dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास? मास टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है? 1 ग्राम मास 1 सेकंड में निकल रहा है, और वी कैन से चेंज इन मास पर यूनिट चेंज इन टाइम इज हाउ मच? कितना मास पर यूनिट टाइम चेंज हो रहा है? 1 ग्राम पर सेकंड, और वी कैन से 10⁻³ kg पर सेकंड, क्योंकि हमको सब कुछ ऐसा यूनिट में लेना होता है। तो dm/dt क्या हो गया बेटा? 10⁻³ kg पर सेकंड। तो इट इज कमिंग आउट टू बी 5 × 10⁻³ न्यूटन। इतना फोर्स लगा दिया वो। समझ में आया कि नहीं? कोई भी डाउट बेटा? कोई भी डाउट? ठीक है, नोट डाउन कर लो इस चीज को। हाँ तो बच्चों एक और सवाल आपके सामने सवाल पढ़ सकते हो, मीनिंग बताता हूँ। होस पाइप देखा है, जो फायर ब्रिगेड वाले यूज करते हैं आग बुझाने के लिए। तो होस पाइप ये तो आपने देखा होगा, जो होस पाइप फायर ब्रिगेड वाले एकदम ऐसे करके पकड़ सकते हैं। ऐसे क्यों पकड़ते हैं? कि जब पानी निकलती है तो पानी होस पाइप को पीछे की तरफ धक्का देती है, तो होस पाइप पीछे की तरफ धक्का देती है। अगर वो इंसान ने छोड़ दिया ना, बट करके पाइप पीछे जाएगा। अब यूट्यूब में वीडियो देख लेना, तो मतलब क्या फायर ब्रिगेड फेलियर करके ऐसा, या फायर ब्रिगेड मीम्स ऐसा कुछ सीख लेना, मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलो मैं समझाता हूँ सवाल को कैसे करते हैं। बोला है पानी कितना स्पीड से निकल रहा है? 5 मीटर पर सेकंड से पानी निकल रहा है। ठीक है, बोला है अमाउंट ऑफ वाटर कमिंग आउट पर सेकंड इज 500 ml पर सेकंड, यानी कि 500 ml पानी निकल रहा है। हर टाइम पे 500 ml पानी निकल रहा है। ठीक है, क्या मतलब कि एक सेकंड में 500 ml पानी निकल रहा है, तो बताना है कितना फोर्स लग रहा है। अच्छा ये बता, मास तो कॉन्स्टेंटली डिस्चार्ज हो रहा है ना, तो मास निकल रहा है ना कॉन्स्टेंटली, मास तो निकल रहा है बराबर से पानी, तो क्या टोटल मास इज कांस्टेंट? नो। तो कैन बी अप्लाई F = ma? नो। विच फॉर्मूला विल बी अप्लाई? तो v dm/dt। अभी थोड़ा टाइम पहले कराया था। किस वेलोसिटी से निकल रहा है? 7 मीटर पर सेकंड। कितना मास निकल रहा है? अच्छा बता, 500 ml पर सेकंड, यानी कि 0.5 लीटर पर सेकंड। 0.5 लीटर, 1 लीटर में 1 kg, तो 0.5 kg पर सेकंड। सबको पता है भाई पानी का डेंसिटी, सबको पता है कि 1001 kg पर लीटर होता है, पता है ना डेंसिटी। ठीक है, तो इंटू कितना हो गया बेटा? 0.5 kg पर सेकंड। आंसर कितना आ रहा है बेटा? 2.5 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं? इतना फोर्स लग रहा है। अब मैं सवाल को थोड़ा मॉडिफाई करके आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये आप सवाल आपको खुद करना है। सवाल को थोड़ा मॉडिफाई करके देना आपको खुद करना है, ये वाला सवाल। ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप इज मतलब देख मैं बता रहा हूँ, ये पाइप है आपका। ठीक है, तो पाइप से तो पानी निकल रहा है, तो पाइप का कुछ एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ना भाई। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने रफ्तार से पानी निकल रहा है? 5 मीटर पर सेकंड से। तब आपको बताना है कितना फोर्स लगेगा। दिमाग वाला सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाओ और ट्राई करो इसको सॉल्व करने का।